अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है। रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद करती जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, इलाजगाहें वो जगह होती हैं जहां लोग अपने दर्द का मदावा ढूंढने जाते हैं, जहां खौफ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब यही जगह किसी के लिए जहनी अजियत, खौफ और बेबसी की अलामत बन जाए तो सवाल सिर्फ एक वाक़ये का नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे के इखलाकी ढांचे पर खड़ा हो जाता है। फैसलाबाद में पेश आने वाला ये वाक़या भी ऐसे ही कई सवालात जन्म देता है। आखिर वो कौन सी सोच है जो किसी शख्स को अपने इख्तियार, अपने मकाम और दूसरों के एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर आमादा कर देती है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे माशरे में हरासमेंट क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां गैर महफूज होती जा रही हैं? क्यों हमारे मर्द दरिंदा सिर्फ होते जा रहे हैं? आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताएंगे थाना समनाबाद के इलाका का एक अफसोसनाक वाकया, जहां पर एक ताई डॉक्टर जब्बार, जो कि एक बच्ची जो कि उससे आंखें चेक करवाने आती है, उसको हरास करता है, उसको मुबैना तौर पर FIR के मुताबिक कपड़े उतारने का कहता है, उसको हरासमेंट भी करता है, उसको उसके बाद कहता है कि किसी को बताना नहीं। लेकिन इस पर वो बच्ची, बहादुर बच्ची, अपने वाले के साथ दरखास्त लेकर थाना समनाबाद जाती है। लेकिन थाना समनाबाद FIR के लिए दरखास्त तो ले लेते हैं, लेकिन दरखास्त की इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके बाद यही खबर सोशल मीडिया पर ब्रेक होती है तो उसकी FIR दर्ज हो जाती है। हमारे माशरे में लाकानूनियत क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों इस तरह के ताई डॉक्टर्स हमारी जानो माल और अब इज्जतों से खेलना शुरू हो गए हैं? आज की जुर्म कहानी में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वाक़ये के बाद मुतासरा लड़की ने खामोश रहने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार किया। उसने मुतल्लिका इदारों से रुजू करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे रवैयों को नज़रअंदाज करना दरअसल मज़ीद मुतासरीन के लिए खतरात पैदा करने के मुतरादिफ है। थाना समनाबाद के इलाका में मुबैना तौर पर एक ताई डॉक्टर एक लड़की को हरासा करता है, उससे छेड़खानी करता है। जो लड़की है वो अपने वालिद के साथ दरखास्त लेके थाना समनाबाद पहुंचती है कि इस ताई डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस टाल मटोल से काम लेती है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर ब्रेक होती है तो थाना समनाबाद उसी टाइम FIR दर्ज कर लेते हैं। क्यों FIR सोशल मीडिया पर खबर ब्रेक होने के बाद दर्ज होती है, पहले क्यों नहीं हो रही? इस हवाले से दो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो इस तरह के केसेस हैं इस पे पुलिस इतनी नाअहली क्यों दिखाती है। शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, थाना समनाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, बच्ची को हरास किया जाता है, FIR के लिए वो आते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर खबर ब्रेक होने के बाद FIR होती है, क्या कहेंगे इसकी आप? तो ये बहुत सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, सूरत हाल है कि ये जो वाक़या पेश आया है बहुत ही शर्मिंदगी वाला वाक़या है और इसमें जो है वो तीन पहलू सामने आते हैं। एक तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी कोताही सामने आती है, दूसरा एक जो हमारी पुलिस है
اس کی کوتاہی جو سب سے بڑی کوتاہی ہے، کیونکہ ایک شخص، ایک جو ایف آئی آر کے مطابق جو ایک لڑکی ہے، اس کو جو ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے آنکھوں کا جو ہے چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی ہے، اس کے پاس جاتی ہے تو اس کو وہ ہراساں کرتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. بھائی تم آنکھوں کا تم چیک اپ کر رہے ہو، کپڑے اتارنے یا لباس اتارنے کی جو ایف آئی آر کے مطابق جو ہے بات، وہ اس میں کیسے آ گئی؟ آپ جو ہے آنکھوں کا جو ہے چیک اپ کریں، چیک اپ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کریں. لیکن اصل میں شیطانیت جو ہے وہ اس کے دماغ میں سوار ہوئی بھی تھی. وہ ایک لڑکی نہیں، وہ بیٹی، وہ سب کی بیٹیاں ہیں جس میں وہ وہاں پہ گئی. اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھا، اس نے منع بھی کیا. اس کے بعد جب وہ نہیں باز آیا تو وہ گئی تھانہ سمنا آباد میں. وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر، اپنی شکایت درج کروانے کی کوشش کی، لیکن تھانے والوں نے اس کی بات نہیں سنی. اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بریک ہوئی. سر دیکھیں، سوشل میڈیا کو آپ کہتے ہیں یہ اضطراب پیدا کرتا ہے، سوشل میڈیا اضطراب پیدا کرتا ہے، لیکن اضطراب پیدا کرنے کے باوجود ایک خبر جب اس کے اوپر بریک ہو رہی ہے، آپ کو اس پر ایکشن لینا پڑ رہا ہے. اس میں جو آر پی او صاحب ہیں، عوامی آر پی او ہے، بہت اچھے ہیں. انہوں نے سب جو بیٹیوں کو، سب بچیوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ساری بچیاں میری بچیاں ہیں، تو یہ بچی بھی ان کی بچی ہے، آر پی او صاحب کی بچی ہے. ان کو اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا تو کیوں آیا. اور دوسری بات، جب یہ اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جگہ جگہ یہ جو عطائی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کمروں کا ایک انہوں نے کرائے پہ جگہ لے کے کرسیاں میز لگا کے اپنا کلینک شروع کر دیا. نہ دے آر ناٹ کوالیفائڈ، ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ کمپاؤنڈر سے جو ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا اور اپنا کام شروع کر لیا. ان کی جو ڈگریز کیا ہے، ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ چیز چیک کرنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ہمیں یہ ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، یہ جو عطائی ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کو نظر نہیں آ رہے. وہ تو سونگتے پھرتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کے لیے. لیکن کیوں؟ مبینہ طور پر ان کی منتھلی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، منتھلی جاتی ہے. ایسے ڈاکٹرز جو ان کے بڑے پیٹی بند بھائی ہیں، بڑے ڈونگے تعلقات کہتے ہیں نا یہ، کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، تو یہ تعلقات استعمال کرتے ہوئے ان میں کوئی جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا. اور یہی بات ہوئی، ان کو پتا تھا کہ ایف آئی آر کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. اور وہی ہوا. وہ وہاں پر گئے، ان کی کسی نے سنوائی نہیں کی. لیکن یہ کریڈٹ میں دوں گا سوشل میڈیا کو، کہ سوشل میڈیا نے یہ اپنی ذمہ داری، اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ انداز ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس بار سوشل میڈیا پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خبر بریک ہوئی. اور تھانہ جو سمنا آباد کے جو آفیشلز تھے، ان کو اس پر ایکشن لینا پڑا مجبوراً. اور اس پر جو چیزیں لکھی گئیں، جو لڑکی نے جو اس کو ہراساں کیا، اس نے وہ چیزیں اس میں مینشن کروائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آر پی او صاحب کو ایک تو تھانے پر جو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ لاتعداد ایسے کیسز ہیں سر، لاتعداد ایسے کیسز ہیں. کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں، میں بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، سامنے رکھتا ہوں. ہم روزانہ جو رپورٹنگ کرتے ہیں، اس میں لاتعداد ایسے کیسز ہیں جس کی سنوائی نہیں ہوتی. لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ضرور ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان کی دال نہیں گلنے والی تو وہ بیچارے مجبوراً واپس آ جاتے ہیں. جس سے ایسے ڈاکٹرز جو ہیں، جو عطائی ہیں، ان کو شے ملتی ہے، وہ اپنا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رکھتے ہیں. ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے جس میں اس ڈاکٹر نے یہ حرکت کی ہوگی. لیکن یہ میں سلوٹ کرتا ہوں اس بچی کو جس نے بہادری کا اور جو ہے وہ اس نے جانفشانی کا ایک مظاہرہ کیا. یہ ہے صافی شرائع صاحب، آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کیوں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جب خبر بریک ہوتی ہے اس کے بعد ایکشن لیتی ہے؟ کیوں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح کے تائید ڈاکٹروں کو پکڑتا نہیں ہے؟ کیوں ہمارے شہریوں کی جان و مال اور اب عزتیں نیلام کرنا شروع کر دیا ہے ان عطائی ڈاکٹروں نے؟ کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ کیوں یہ دراتے ہوئے دلیری کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آر پی او فیصلہ آباد جو کہ عوامی آر پی او ہیں، انہوں نے بچیوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی نہیں ہو، میری بیٹی ہو. لیکن اگر تھانہ سمنا آباد کے پولیس اہلکار آپ کی بیٹی کی ایف آئی آر ان ٹائم درج نہیں کریں گے تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ایک اور صحافی میاں علی میسا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا
یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو جبار نامی شخص تھا سمن آباد کے ایریا میں، جس نے اپنے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہوا، سب سے پہلے تو محکمہ ہیلتھ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کو بالکل فوری طور پر اریسٹ کروایا جائے، اور دوسری طرف پولیس جو ایکشن نہیں لیتی ان پر، وہ بھی ساتھ ملی ہوتی ہے۔ یہ سب ایک چکر کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ اس لیے کہ سب ایک چین بنی ہوئی ہے، کبھی اس کو پیسے دیتے ہیں، کبھی جب کوئی بھی ایف آئی آر کروانے جاتا ہے تو پولیس ان کی بات نہیں سنتی، جب تک کہ یہ میڈیا پر وائرل نہیں ہوتی خبر، پھر پولیس ساتھ ہی ایکشن لے لیتی ہے۔ ہماری پولیس انتہائی کرپٹ ہو چکی ہے، وہ اس لیے کہ ایسے معاملات کو ہماری سی ایم پنجاب نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ جو بھی خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کا ہو فوری طور پہ فل فور ایکشن لیا جائے۔ ہمارے آر پی او صاحب کو چاہیے کہ تمام تھانے کے ملازمین، محرران اور ایس ایچ او صاحب کو جو سفارشی لگے ہوئے ہیں ان کو فوری چینج کیا جائے اور میرٹ پہ لا کے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ جی یہ ہے صحافی، آپ نے ان کی بات سن کا یہی کہنا ہے کہ ہماری سی ایم پنجاب کی ریڈ لائن ہے ہراسمنٹ۔ ہماری بچیاں محفوظ ہوں گی تو ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا۔ ایک عورت، ایک بیٹی بھی ہے، ایک ماں بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ جب ہماری بہنیں بیٹیاں ہی محفوظ نہیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ کیسے محفوظ ہوگا؟ ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو تحفظ کرنے پر ناکام نظر آ رہے ہیں؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، اور جو کرپٹ اور نااہل اہلکار ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو ایسی عطائی ڈاکٹروں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو مظلوم کی ایف آئی آر درج نہیں کرتے، ان کے خلاف ایکشن ضروری ہے، تاکہ عام شہری کو بھی اپنے قانون پر اعتماد ہو، اور وہ اپنے قانون پر اعتماد ہوتے ہوتے ان کو پتہ ہو کہ ہم تھانے میں جائیں گے تو ہماری سنوائی ہوگی، ہم اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کسی تائی کی کمپلین کریں گے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ایسے مقدمات میں ایک اور تلخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ متاثرہ فرد صرف ایک قانونی جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ ایسے معاشرتی دباؤ، کردار کشی کے خدشات اور اپنے اندر پیدا ہونے والے خوف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں بھی ہراسگی کے کئی واقعات میں متاثرین انصاف کے اصول سے پہلے ہی ذہنی طور پر تھک گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایسی شکایت کو سنجیدگی سے لینا ضروری۔ دیکھا آپ نے اس جرم کہانی میں کیسے ایک تائی ڈاکٹر ایک لڑکی کو ہراس کرتا ہے، اور اوپر سے پولیس اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی۔ سوشل میڈیا پر خبر بریک ہونے کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے اور ملزم گرفتار بھی ہوتا ہے۔ اس جرم کہانی میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کو تحفظ کے لیے ہمارے پاس قانون تو موجود ہیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ ہمارے معاشرے میں عطائی ڈاکٹرز کی بمبار ہے، ہر گلی ہر کونے میں عطائی ڈاکٹر ہمارے شہریوں کی جان و مال اور اب عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اس کیس کو عبرتناک نہیں بنائیں گے تو اس طرح کے عطائی ڈاکٹروں کی شے بڑھے گی، اور وہ اور ہماری بچیوں کو ہراس کریں گے، اور ہماری بچیوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سی ایم پنجاب کا ویژن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی ہے ہراسمنٹ، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ جاری ہے۔ ہماری خواتین کو بھی اس لڑکی کی طرح ہمت والی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ ان کو ہراس کرتا ہے، چاہے اسکول میں، آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، محلے میں، کسی کلینک پر، تو ان کو چاہیے کہ اس ہراسمنٹ کو رپورٹ کریں۔ اگر ہم رپورٹ کریں گے تو اس طرح کے بھیڑیے انجام تک پہنچیں گے، اگر ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کے بھیڑیوں کی شے بنے گی اور وہ اور لڑکیوں کو ہراس کریں گے۔ آج کی جرم کہانی میں ہمیں یہی میسج جاتا ہے کہ ہماری خواتین کو بھی مردوں کے برابر ہمت والی ہونا چاہیے، اور اس طرح کے بھیڑیوں کو اسی ٹائم جواب دینا چاہیے، تاکہ ہماری بیٹیاں، بہنیں محفوظ بھی ہوں، اور ہمارے معاشرے میں
हमारे मुल्क की तरक्की में अपना एहसन तरीके से किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, पुलिस की कार्रवाई ने इस केस को कानूनी रास्ते पर जरूर डाल दिया है, मगर इंसाफ का सफर गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होता। असल सवाल यह है कि तहकीकात किस हद तक शफाफ और मौसर साबित होती हैं और मुतासरा खातून इस जहनी सदमे से कैसे बाहर निकलती है जो ऐसे वाकयात छोड़ जाते हैं, क्योंकि बाज़ ज़ख्म जिस्म पर नहीं बल्कि जहन और एहसासात पर लगते हैं और उनका इलाज किसी दवा से नहीं बल्कि बरवक्त इंसाफ, समाजी हिमायत और मौसर एहतसाब से ही मुमकिन होता है। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। बाज़-औक़ात जुल्म सिर्फ जिस्म पर नहीं किया जाता बल्कि इंसान की इज्जत नफ्स, उसकी शनाख्त और उसके जीने के हक को भी निशाना बनाया जाता है। जब एक शख्स जिंदगी के हादसे से बच तो जाए मगर मुआशरा उसे जीने ना दे, तो सवाल सिर्फ चंद अफराद के रवैये का नहीं रहता बल्कि पूरी इज्तिमाई सोच कटहरे में आ खड़ी होती है। कोट मोमिन के एक गांव में पेश आने वाला वाकया भी कुछ ऐसे ही तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है, जहां कमजोरी को जुर्म और माजूरी को तस्हीह का जवाज बना लिया गया। आखिर वो कौन सी जहनियत है जो एक बेबस इंसान को आसान शिकार समझती है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरगोदा थाना भागटा वाले की हदूद में जुल्म की इंतहा, बासर मुलजमान का मजूर शख्स और उसके अहले खाना पर तशद्दुद, थाना में दरख्वास्त दायर लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना हो सकी। थाना भागटा वाला के इलाका लुकमान का रहायशी मजूर नौजवान और उसके अहले खाना ने बासर मुलजमान को डंडों सोटों से हमला किया। एहसन नामी मजूर शख्स का कहना है कि अरसा 3 साल कबल एक हादसे में वो मजूर हो गया था। वो जब भी घर से बाहर निकलता तो इलाके के शरपसंद अफराद उसे मजूरी का ताना देते और गालियाँ निकालते। मना करने पर तैशमर आकर उन्होंने चंद अपने साथियों के हमरा घर पर दावा बोल दिया और मारा पीटा और जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। घर पर हमला करके वीडियो भी ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली जो घर पर हमला किया था, जिस पर देखा जा सकता है कि कुछ बासर अफराद डंडों सोटों से मुसल्ला होकर गलीज गालियां और मार पीट रहे हैं, जबकि मुतासरा शख्स की जानिब से थाना भागटा वाले में दरख्वास्त दायर की गई है। ताहम अभी तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा शख्स ने थाना भागटा वाला के SHO, DPO सरगोदा और RPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माहिरीन के मुताबिक जब किसी मुआशरे में ताकत और कमजोरी के दरमियान तवाज़ुन खत्म हो जाए तो बाज़ अफराद दूसरों की तजलील में अपनी बरतरी तलाश करने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने रवैयों को जुर्म नहीं समझते बल्कि इसे अपनी हैसियत का इजहार तसव्वुर करते हैं। यही सोच बादशाह, हरासानी, तशद्दुद और इज्तिमाई जुल्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ऐसन है, मेरे बाप का नाम जफर मजूर बदना जी, ज़िला सरगोदा लुकमान दे रहला जी। वाकर कितने लिखो नस जाते ने, कितने टुडे देते ने सर। मजूर बनना और ना तो समझाया तो वीडियो अपलोड करते ने, तंग करते ने। तंग कौन करता जी? एक ना सर फिराज ते एक ना बूटा ते फैसल ते अली, ये तंग सर करते हैं। मना करने के बावजूद फिर मना करे के बावजूद उन्हें घर आके धमकियाँ लाइया ने, असला कोल इन्हें घर मारिया कुटिया ना। चौकी गया, चौकी बागट उत्ते थानेदार ने दरखास्त दी, थानेदार कोई नहीं गल ही जनाई जी। उस आख्या मैं कॉल की घर आके 2 दिन बाद होते, उस आख्या मेरी तुम्हारे पास कोई दरखास्त नहीं है, तो बात तो मेरी गल ही कोई नहीं सुनी। अपील है जी, मैंने फैसला दिता है। तशद्दुद का जख्म वक्त के साथ भर भी जाए तो खौफ का एहसास अक्सर बाकी रह जाता है। ऐसे खानदान हर दस्तक पर चौंक जाते हैं।
हर अजनबी आवाज उन्हें किसी नए खतरे का इशारा महसूस होती है। पाकिस्तान में ऐसे नौयत के कई वाकयात में मुतासरीन ने जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा ज़हनी अजियत को अपनी सबसे बड़ी सजा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुनीर मेरा नाम है, ऐसन मेरा मसेर है, सरो मजूर है, वो दीदार टुटी हुई है ते वो रस्ते तो गुजरन लगता है पर नागवाड़ नो धमकियां शमकियां देंदे नो लगा नहीं देंदे, ठीक है। वो बेचारा मजदूर है, मैं वो चल गया सी ते वो 4-5 बंदे आ गए दिने, उन्हें आके ना घर धमकियां शमकियां लाइयां, मतलब जान का खतरा, ठीक है। असी थाने गया, दरखास्त दी है ते थाने तो दरखास्त 3 दिन बाद किया उन्होंने थानेदार नो कॉल की है, उस आगे केड़ी दरखास्त, वो साडी मन्नी सुनी कोई नहीं। साडी अपील है गुजारिश से गरीब बंदे हैं, ठीक है, साडी को ना इमदाद करें। जराइम की तारीख हमें बताती है कि जुल्म हमेशा ताकत से नहीं बल्कि खामोशी से भी परवान चढ़ता है। जब मुआशरा तमाशाई बन जाए, जब इदारों पर एतमाद मुतसलसल होने लगे और जब कमजोर तबका खुद को तन्हा महसूस करे तो कानून की अमलदारी भी एक सवाल बन जाती है। नाजरीन, अब नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि मुतलका हुकाम इस मामले को किस अंदाज में देखते हैं और क्या मुतासरा नौजवान को वो इंसाफ मिल पाता है जिसका वो मुतालबा कर रहा है, क्योंकि तशद्दुद के बाद सबसे मुश्किल मरहला खौफ के साथ जीना होता है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ मुतासरा फर्द के दिल में नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगियों पर साया बनकर छा जाता है। तहकीकात का हर कदम अब न सिर्फ कानूनी अहमियत रखता है बल्कि एक ऐसे इंसान की नफ्सियाती बहाली से भी जुड़ा हुआ है जो बरसों से अपनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिदोजहद कर रहा है। नाज़रीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। बाज़-औक़ात जुल्म सिर्फ जिस्म पर नहीं किया जाता बल्कि इंसान की इज्जत नफ्स, उसकी शनाख्त और उसके जीने के हक को भी निशाना बनाया जाता है। जब एक शख्स जिंदगी के हादसे से बच तो जाए मगर मुआशरा उसे जीने ना दे तो सवाल सिर्फ चंद अफराद के रवैये का नहीं रहता बल्कि पूरी इज्तिमाई सोच कटहरे में आ खड़ी होती है। कोट मोमिन के एक गांव में पेश आने वाला वाकया भी कुछ ऐसे ही तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है, जहां कमजोरी को जुर्म और माजूरी को तस्हीक का जवाज बना लिया गया। आखिर वो कौन सी जहनियत है जो एक बेबस इंसान को आसान शिकार समझती है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, वेलकम बैक। ये शहर कभी अमन की पहचान हुआ करता था मगर अब हर गली में खौफ का साया है। लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर नई सुबह किसी नई वारदात की खबर लेके आती है। सवाल यह है कि आखिर इस शहर को जराइम की आग में झोंकने वाले हाथ कौन है और क्यों कानून का खौफ मुजरिमों के दिल से खत्म होता जा रहा है। कागान कॉलोनी एकरा लैंड एबटाबाद में सूद के कारोबार ने 3 और मासूम कलियों की जान ले ली। सूदखोरों से तंग आकर 3 मासूम बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया गया, जबकि उनके वालिदैन शदीद जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में जो है वो अपने मकान में पाए गए थे, जिन्हें अजीज़ व अकारब और अहले महल्ला की इत्ला पर पुलिस ने तीनों मासूम बच्चों की मैतें और खावंद बीवी को शदीद जख्मी हालत में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद तीनों मासूम कलियों की मैतें वर्षा के हवाले कर दी थी, जबकि काशिफ खान और उसकी अहलिया शिजा को बेहोशी की हालत में इंतहाई निगहदाश्त के वार्डों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। मैं अगर बात करूं मासूम बच्चों की तो जहां बाक होने वाले बच्चों में 6 साला गाजियान, 3 साला आइजल और 9 माह का जो शहराम है वो भी शामिल है, जो मुबैना तौर पर जहरीली चीज़ खाने के बायस दम तोड़ गए थे। ताम पुलिस के मुताबिक बच्चों का जो वालिद है 32 साला काशिफ वल्द मुनसफ, उसने अपनी एहलिया शिजा बीबी को भी कत्ल करने की जो है वो कोशिश की और ख़ुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, जो कि ज़ख्मी और बेहोशी की हालत में
मौका पर पाए गए थे, जबकि उनकी अहलिया के सर और गर्दन पर भी जख्म के निशान पाए गए थे। वाक़े की इतला मिलते ही DSP शाहीन खान और SHO असगर खान जो है वो भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए थे। नाशों और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अयूब टीचिंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था कि जाए वक़ूआ से शायद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीक शुरू कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। इधर हज़ारा बार से तल्लुक़ रखने वाले सियासी समाजी हलकों का कहना है कि इससे कबल भी हज़ारा डिवीज़न में सूद से तंग अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ हारते रहे हैं, लेकिन किसी जगह गाड़ियों की मद में और मुख्तलिफ नौइयत की मद में सूद का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जबकि हज़ारा डिवीज़न में मुख्तलिफ नौइयत के सूदी कारोबार का ज़िम्मेदार कौन है और कब तक सूदी कारोबार की वजह से वालिदैन अपने प्यारों और मासूम कलियों की मैतें उठाते रहेंगे और कब तक काशिफ खान जैसे जवान अपने हंसते बसते घरों को उजाड़ते रहेंगे और अपने प्यारों को मनो मट्टी तले दफनाते रहेंगे। माहिरीन कहते हैं कि जब बेरोजगारी बढ़ती है, कानून कमजोर पड़ता है और मुआशरे में नाइंसाफी आम हो जाए तो जुर्म सिर्फ एक अमल नहीं रहता बल्कि एक सोच बन जाता है। ऐसी सोच जो नौजवानों को अंधेरों की तरफ धकेल देती है और फिर यही अंधेरे पूरे शहर को अपनी लिपेट में ले लेते हैं। ये की थी कि आपके मैं आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा आप किधर, आप इस्लामाबाद में है या घर में? उसने कहा कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसके बाद मैंने वो टेलीफोन बंद हो गई। उसके बाद कोई रब्ता मैंने इससे नहीं किया, ना इसने मुझसे किया। उसके बाद असर की नमाज के वक्त मुझे मेरे बेटे ने कहा कि इसने कोई वीडियो स्टेटस पर लगाई है और उसके बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं और ये हमें कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने इनको बताया बेटों को कि आप ऐसा करें, इसके घर चले जाएं, आप अगर कम्प्लेक्स में ही हैं उधर से इसके घर जाएं। घर गए तो देखे घर में ताला था। जो ही उन्होंने ताला देखा, मैंने कहा इसका एक हमजुल्फ है, इधर ही रहता है मंडिया में ही, आप उसके घर चले जाएं कागान कॉलोनी में, और इसका ससुर का घर है, उनसे जाकर पता करें कि इसके दरमियान मामला क्या है, ये किधर गए हैं, क्या मामला है, हो सकता है उनको कोई पता इल्म हो। तो इन्होंने कहा, फिर उसके साथ गए, इनका एक हमजुल्फ है वो इनके साथ आया और आकर उसने इधर आकर इनके साथ फिर उन्होंने ताला तोड़कर अंदर देखा, ये इसकी बीवी अलग कमरे में, ये अलग कमरे में, और बच्चे तीनों अलग कमरे में एक्सपायर पड़े थे। जो इनको अस्पताल ले आए हैं और बच्चे जो है एक्सपायर हो चुके हैं। मजीद जो मालूमात है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्या सूरत हाल है, या इनके होश आने में दोनों खामद बीवी के पता चलेगा कि क्या मामला है। जहाँ तक इख्तलाफात का तलक है, कभी भी इनके बीवी और खामद के दरमियान कोई इख्तलाफात 9 साल इनकी शादी के हो चुके हैं, हमने कभी नहीं सुना है। और अच्छे बच्चे बरनाल स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छे तालीम अच्छे दिला रहा था, बच्चों के साथ इसकी दिली मोहब्बत थी, बहुत अच्छे तरीके से रखी थी। मकान इसने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले ये अपना खरीदा था। इस शख्स से जो गुनाह हुआ है, जो इसने अपने मासूम बच्चों को कत्ल किया है, बुनियादी तौर पर ये ईमान की कमज़ोरी है। क्योंकि बहसीयत मुसलमान जब ये बात भी हमें वाज़ेह तौर पर अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में, हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में जब ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि मायूसी कुफ्र है, तो फिर जब आप मायूसी के आलम में चले जाते हैं, यानी आप कुफ्र के आलम में चले जाते हैं, तो फिर आप ऐसी हरकतें सरज़द आपसे होती हैं, यानी आप फिर रहमान की बजाय शैतानियत की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो मैं तो किसी भी सूरत जी इसको किसी भी सूरत इसकी हमायत नहीं कर सकता कि आप ये कह दें कि आपने उसको कर्ज के तले दबा दिया और कर्ज की वापसी के तकाजे ने उसको दिल बर्दाश्ता किया। अगर उसको दिल बर्दाश्ता किया, कर्ज के चेक के एक हमारे मुल्क में कानून है, 489F का एक कानून है, जिसके तहत अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप अदालत में जाकर उसको सू कर सकते हैं। आप वहाँ पे 489F के तहत एक पर्चा करवा सकते हैं, FIR करवा सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे एक सिविल सूट में अपनी रिकवरी सूट कर सकते हैं। तो कानूनी रास्ते आपके पास मौजूद हैं। अगर कोई शख्स बला जवाज आपको ज़हनी अज़ियत दे रहा है तो उसके खिलाफ भी पाकिस्तानी शहरी आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारी ये लेन देन है, कारोबारी लेन देन है, और उसमें ये शख्स बला जवाज मुझे तंग कर रहा है या मेरे घर वालों को तंग कर रहा है। तो इसमें तो कानूनी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, जरगा सिस्टम हमारे इस इलाके में मौजूद है। तो उसके बाद
इस नैज में पहुंच जाना कि अपने हाथों अपने बीवी बच्चों का खून कर देना, ये तो किसी को जस्टिफाई नहीं है। और फिर सूदी निज़ाम को अगर हम कहें कि उसको हम उसकी हमायत करें या उसकी तरफ जो है हम कहें जी कि उससे पैसे देने थे, तो मैं तो सूदी निज़ाम को भी, जब अल्लाह से जंग है तो उसके बाद नाउज़ुबिल्लाह हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि वो निज़ाम भी ठीक हो सकता है। तो दोनों फ्री जो हैं इसमें मैं समझता हूँ कि बराबर के शरीक हैं। इस शख्स को भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए जिसने नाक खून किया है, चाहे अपने बच्चों का किया है। कोई डिप्रेशन, कोई मायूसी, कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और उन अशखास को भी गिरफ्त में लाना चाहिए जो इस निज़ाम के मौजूद है। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को न सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह नेके बाद।